that the only real victory is one in which दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उसे ये ऊंचाई देने का श्रेय काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये परिवार 18वीं सदी में ही इलाहाबाद आ बसा था। मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान जवाहरलाल की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1905 में नेहरू इंग्लैंड के हैरो स्कूल भेजे गए। इसके बाद वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे, जहां 3 साल रहे और प्रकृति विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 1912 में नेहरू बैरिस्टर बने और उसी साल इलाहाबाद में लौटकर वकालत शुरू की। वकालत में उनका मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जल्द ही राजनीति का रुख किया। 1912 में बिहार के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। नेहरू जो लोगों को भाषण भी देते थे, वो कभी कभी लगते थे जैसे कि एजुकेट कर रहे हैं, तो वो लोगों को बताना चाहते थे। वो कहते थे कि जनता को पॉलिटिसाइज किया जाए, उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए। तो इस तरह से सही डेमोक्रेसी तभी हो पाएगी, सही डेमोक्रेसी तभी हो पाएगी जब उसके स्थानीय उसकी जड़ें मजबूत होंगी, जब जनता की शुरू। भारत लौटने के 4 बरस बाद मार्च 1916 में जवाहरलाल नेहरू का विवाह दिल्ली में कमला कौल से हुआ। इसी बरस वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी नेहरू से 20 साल बड़े थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित नहीं हुए। समय के साथ नेहरू की रुचि भारतीय राजनीति में बढ़ती गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन में वो गांधी के काफी नजदीक आए। कांग्रेस के साथ नेहरू का राजनीतिक प्रशिक्षण 1919 से 1929 तक चला। 1923 और फिर 1927 में वो 2 बरस के लिए पार्टी के महासचिव रहे। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद वो भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में आए। हर चीज को साइंस और साइंटिफिक तरीके से हम एग्जामिन करें, क्वेश्चन करें, उसके सवाल हम पूछे, उसके जवाब हम ढूंढे, तभी प्रगति होगी। और सिर्फ ये प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से नहीं, वो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट जो है उसको भी समझते थे कि एक साइंटिफिक टेम्पर उसके लिए जरूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1947 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। वो इस पद पर निधन तक यानी 27 मई 1964 तक बने रहे। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी ताकत और एक प्रमुख सैनिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। भारत के मौजूदा स्वरूप बहुत कुछ नेहरू की दूरदर्शी सोच और दर्शन का नतीजा है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था महज 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। अंग्रेजी शासक खाली खजाना और भूख से बिलखते लोगों की भीड़ छोड़कर गए। देश को न सिर्फ गरीबी से निपटना था, बल्कि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की भी चुनौती थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू ने इन चुनौती को स्वीकार किया और बदलाव लाने में कामयाब रहे। इस साइंस के उन्होंने जो थे इंस्टीट्यूशंस खोले, IITs खोले, साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस रिसर्च, ये सारे जो फ्रंटियर एरियाज थे उसमें उन्होंने भारत के एक जो है इंस्टीट्यूशनल स्थापना उन्होंने करी, जिसका फायदा आज भी हम उठा रहे हैं और आज बहुत ज्यादा बल्कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। आर्थिक तौर पर भारत के सामने 2 रास्ते थे, या तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना और विकास की बागडोर निजी क्षेत्र को सौंपना, या फिर साम्यवाद के रास्ते पर चलना।
भारत में निजी क्षेत्र आर्थिक विकास की जरूरतें पूरा करने में सक्षम नहीं था। ऐसे में नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना की गई। इनके जरिए लोगों को सस्ती सेवाएं और रोजगार मुहैया कराया गया। बहुत ही गरीब देश था और एक विशाल देश था। तो नेहरू जानते थे कि एक विशाल देश को अगर संपन्नता का रास्ता पकड़ना है, संपन्नता की ओर जाना है, एफ्लुएंस की ओर जाना है, तो वो औद्योगिकरण के रास्ते से ही जा सकता है। और औद्योगिकरण का मसला है कि आधुनिक साइंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, मटेरियल प्रोसेसेस के लिए किया जाए। नेहरू मानते थे कि भारत की बहुत सारी समस्याओं का हल विज्ञान और तकनीक के जरिए निकाला जा सकता है। 1952 में खड़गपुर में देश का पहला IIT स्थापित हुआ। इसके बाद नेहरू के कार्यकाल में ही 4 और IIT की स्थापना की गई, जो आज एक प्रीमियम प्रौद्योगिकी संस्थान है। 1956 में ट्रॉम्बे में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर बना। 1957 में सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत अलग परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया। दुनिया के सामने में भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में जो विकास किया, जो तरक्की हुई, जो उन्नति हुई और सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से उपक्रम बने। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, CSIR और DRDO जैसी संस्थानों की स्थापना का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेहरू का मानना था कि बांध, पुल और भारी उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नेहरू सरकार ने स्टील, खनन और पेट्रोकेमिकल कंपनियों में भारी निवेश किया। इनके जरिए देश ने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल की। बतौर प्रधानमंत्री अपने 17 साल के शासनकाल में नेहरू भारत को सेक्युलर, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। मानव कल्याण और उनका सुख जवाहरलाल नेहरू के चिंतन की धुरी थे। शुरुआती दौर में नेहरू पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच उलझे थे, लेकिन 1936 में यूरोप यात्रा ने उनकी सोच बदल दी। इस यात्रा के दौरान मार्क्सवाद और समाजवाद में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। इसके बाद नेहरू ने मानना शुरू कर दिया कि शुद्ध पूंजीवाद मानवता के नजरिए से ठीक नहीं है। पश्चिम में पढ़े लिखे नेहरू अब समाजवाद से प्रभावित थे, लेकिन पूंजीवाद से पूरी तरह मुंह भी नहीं मोड़ना चाहते थे। बराबरी होनी चाहिए समाज में, और जो गरीब है उसके हक में जो है कानून होने चाहिए, उसके हक में जो है नीतियां होनी चाहिए। तो चाहे वो प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाई, चाहे उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए, जमींदारी एबोलिशन करी, जागीरदारी एबोलिशन करी, लैंड सीलिंग्स लाए, टेनेंसी प्रोटेक्शन हुआ, ऐसे कई सारे मेजर्स थे, वर्कर्स का प्रोटेक्शन, हिंदू कोड बिल महिलाओं के राइट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये इक्वालिटी या इक्विटी को लेके जो था उनका एक बहुत बड़ा देन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही नेहरू ने दावा किया था कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा। सेकुलरिज्म और समाजवाद नेहरू के राजनीतिक दर्शन का केंद्र है। नेहरू का मानना था कि सांप्रदायिकता किसी भी देश को अंधकार में धकेलती है। संसदीय लोकतंत्र, आर्थिक सामाजिक बराबरी और मानवता नेहरू की नीतियों में साफ झलकते हैं। आजादी के पहले 10 साल में भारत वर्तमान की परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन नेहरू भविष्य के भारत की नींव रख रहे थे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में नेहरू की विरासत का बहुत बड़ा महत्व है, और मेरे हिसाब से वो महत्व ये है कि अगर कोई इंडियन रेवोल्यूशन या भारतीय क्रांति जैसी चीज थी तो वो हुई थी हमारे यहाँ 1947 और 1952। मतलब ये 5 साल जो हैं ये भारत के 20वीं सदी के बहुत ही एक्सियल एक बुनियादी पीरियड है। इस दौर में आधुनिक भारत की आधारशिला रखी गई। नेहरू ने नए तरीके का समाजवाद को खोजा, जिसके केंद्र में समाजवादी मानवता के साथ पूंजीवादी उद्योग धंधे, शिक्षा और गरीबी मिटाने का जरिया थे। नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी पूंजीवाद का तंत्र विकसित हुआ। नेहरू का मानना था कि कुछ साल और गरीबी में गुजारना बुरा नहीं है, बुरा आने वाले पीढ़ियों को गरीबी में धकेलना है। पंडित नेहरू ने दावा किया कि उनका निवेश भारत की गरीबी हमेशा के लिए मिटा देगा। नेहरू को लेकर ये दीवानगी उस वक्त की ऐसी हकीकत थी जो सरहद के पार भी उतनी ही ठोस, उतनी ही मजबूत थी। मुल्क जब आजाद हुआ तो नेहरू के पास करने को बहुत काम थे। एक गरीब देश को आत्मनिर्भर बनाना और नई व्यवस्था लागू करने की चुनौती थी। साथ ही दुनिया के सामने ये नजीर भी पेश करनी थी कि भारत दुनिया की अगुवाई के लायक है।
उनकी शख्सियत ऐसी थी कि दुनिया के हर मुल्क में उन्हें मोहब्बत और सम्मान मिला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। उपनिवेश के बादल छट रहे थे। हर साल दर्जनों मुल्क आजाद हो रहे थे और उन्हें दिशा चाहिए थी। भारत उस वक्त अगुआ की भूमिका में आया और नेहरू ने तय किया कि वो शीत युद्ध के बाद दो पार्टों में बटी दुनिया के साथ नहीं जाएंगे। नतीजा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में सामने आया। जो दो गुट बन गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एक सोवियत यूनियन लीड करता था, एक अमेरिका लीड करता था, तो फिर हमारी आजादी का क्या मतलब होगा? तो इसलिए उनकी ये जो नीति थी नॉन अलाइनमेंट की, नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि हम सब जो ऐसे देश हैं जो नए नए आजाद हो रहे हैं, हमारे गरीबी के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, हमारे मौलिक इश्यूज हैं, हम इनके पिछलग्गू बन जाएंगे तो हम इनका गेम खेलते रहेंगे, हमारे अपने प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1945 और 60 के बीच में विश्व युद्ध के बाद में लगभग 120 देशों को आजादी मिली, लेकिन सारे देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए। कोई अमेरिका की गोद में बैठ गए, कोई किसी और साम्राज्यवादी शक्ति के कंट्रोल में आ गए। मतलब एक न्यू कॉलोनियलिज्म जिसको कहते हैं कि वो आया, तो फिर वो आजादी का कुछ मान ही नहीं रहा। नेहरू का मानना था कि सच्ची आजादी तब आएगी जब हमारी आत्मनिर्भरता होगी, सेल्फ रिलायंस होगी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और पूरी सॉवरेंटी होगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए पिछड़े और विकासशील देशों का ऐसा संगठन बना जिसका कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत दखल रहा। विदेश नीति के मोर्चे पर यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत में दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ बराबर दूरी बरती, लेकिन जहां सवाल घरेलू विकास के लिए विदेशी सहायता का खड़ा होता था, तो नेहरू उन मुल्कों से दोस्ताना मदद भी लेते रहे। जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था वो ये था कि हम पूरी तरीके से आजाद तो रहें, लेकिन हम दुनिया के साथ जुड़े और हम दुनिया में, दुनिया के मसलों में भारत की एक भूमिका होनी चाहिए। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो आप देखिए, चाहे वो सुएज कनाल का मसला था या वो हंगरी में सोवियत रशिया की हर मसले पे भारत की एक महत्वपूर्ण स्टैंड होती थी और भारत की राय ली जाती थी। और भारत की एक खास, आर्थिक रूप से हम कहीं भी नहीं थे, लेकिन लगता था कि दुनिया में हमारी एक हैसियत है, हमारी एक हस्ती है, लोग हमको पूछते हैं। विदेश मामलों को लेकर नेहरू की साफ समझ थी। 1927 के बाद नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेश नीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू की और 30 के दशक में इटली और जर्मनी में बढ़ती फासीवादी ताकतों की कांग्रेस ने तीखी निंदा की। उस दौर में ही नेहरू का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी ऊंचा हो गया। बेल्जियम समेत कई जगहों पर नीति निर्माण के लिए उन्हें बुलाया जाने लगा। 1947 में ही नेहरू ने दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया। ये एशिया के भीतर व्यापक एकता बनाने की कोशिश थी। इसके बाद 1955 में नेहरू ने बांडुंग में एफ्रो एशियन सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर नेहरू ने जोर दिया। इसके बाद ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर नेहरू ने पहल की। दौर बदला, समाज बदला, लिहाजा उसी मुताबिक भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आए हैं। जानकारों का कहना है कि इन तमाम नीतियों की बुनियाद नेहरू ने ही रखी थी। विदेश नीति के पहलू में जवाहरलाल नेहरू का बहुत ओरिजिनल, मौलिक योगदान है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो पहले नहीं था। 19th सेंचुरी में आप देखिए, 20th सेंचुरी में देखिए, फॉरेन पॉलिसी होती थी पावर ब्लॉक्स क्या गेम लोग खेलते थे, पावर गेम होता था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब नए देश जो आजाद हो रहे हैं, इनको ये गुटबंदी में से निकलना, नहीं तो ये बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, ये इनके पिछलग्गू बन के रह जाएंगे। 1950 के दशक में नेहरू ने चीन से पंचशील समझौता किया, जो उस वक्त भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गई। इसमें एक दूसरे की स्वायत्तता और अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, सैन्य मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं, समानता और एक दूसरे की बेहतरी के लिए कोशिश, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसी बातें शामिल थीं। ये आज भी भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। आजाद हवा में सांस लेने की दशकों पुरानी जद्दोजहद के बाद ये वो पल था जब भारत की जनता का सुनहरा सपना साकार हो रहा था। वक्त आधी रात का था, लेकिन आगाज एक नए भारत का। इस नए भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, लेकिन नेहरू को यह जिम्मेदारी यूं ही नहीं मिली।
उनके व्यक्तित्व के करिश्मे से इतर उनका एक ऐसा रूप भी था जिसमें वो आजादी के मतवाले क्रांतिकारी की तरह हर मोर्चे पर लड़ते रहे। नेहरू खासे धनी परिवार से ताल्लुक रखते थे। चाहते तो बिना पसीना बहाए शान शौकत की जिंदगी गुजारते, लेकिन आजादी के दीवाने जवाहरलाल नेहरू को आराम की जिंदगी रास नहीं आई और वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लंदन से लौटते ही इलाहाबाद में वकालत शुरू तो कर दी, लेकिन वास्तव में उन्हें न वकील पसंद आए और न वकालत। अपने भीतर राष्ट्रवाद की भावना को वो ज्यादा नहीं छिपा पाए और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो गए। 1918 में नेहरू सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसी दौरान वो पहली बार जेल भी गए। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में और सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज के आदर्श को अपना लिया। नेहरू में गजब की ललक, दूरदर्शी सोच और व्यापक मान्यता को देखकर गांधी जी ने भी युवा जवाहरलाल में भारत का भविष्य देखा। महात्मा गांधी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की। वो युवाओं के लीडर थे। युवाओं के लीडर के रूप में वो सामने उभरे। खासकर 1927 से लेके 29-30 का जो दौर था, जब एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट हुआ, यूथ लीग्स बने, संपूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के लिए एक पूरा अभियान चला कि कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू उसके नेतृत्व में थे। आजादी की लड़ाई के 24 साल में जवाहरलाल नेहरू को 8 बार जेल जाना पड़ा, जिसमें आखिरी और सबसे लंबा 3 साल का कारावास था जो जून 1945 में खत्म हुआ। नेहरू ने कुल मिलाकर 9 साल से ज्यादा समय जेलों में बिताया। 1931 में पिता मोतीलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस की केंद्रीय परिषद में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के सबसे बड़े विश्वास पात्र बन गए। यही वो दौर था जब देश नेहरू को गांधी जी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगा। 1941 में गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया। उन्होंने कहा, जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होगा। वो कहता है कि उसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती। मुझे इस बात का पता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो वो मेरी भाषा बोलेगा। नेहरू की अपनी जो सेक्युलरिज्म की समझ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण तब्दीलियां आई थी। 1920 के दशकों में वो थोड़े से धर्म विरोधी थे। उनको लगता था कि धर्म का मतलब होता है बिगॉटरी, ब्लाइंड वर्शिप, दकियानुसीपना और मूर्ति, इस तरह की चीजें, बैकवर्डनेस। लेकिन 1950 के आते आते, और मुझे लगता है कि इसमें गांधी की भूमिका बहुत थी। गांधी के जब वो इन्फ्लुएंस में आए तो नेहरू ने ये पाया कि धर्म दकियानूसी भी होता है, लेकिन धर्म एक मॉरल फोर्स भी होता है। महात्मा गांधी से कुछ मतभेदों के बावजूद नेहरू ने उनके उत्तराधिकारी के तौर पर पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाई। वो चाहे बंटवारे के दौर में देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ मोर्चा संभालने की बात हो, देश में नए राज्यों के बंटवारे की बात, या देश को संवैधानिक ताने बाने में बुनने की बात, नेहरू आजादी के आंदोलन से लेकर अपने निधन तक राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आदर्शों के सच्चे पहरेदार बने रहे।